वेलकम बैक नाजरीन। इकोनॉमी इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। मैं आपकी होस्ट नताशा। नाजरीन, बात करेंगे, अभी हम देख रहे हैं वफाकी कौमी बजट कल के दिन जब पेश किया जाएगा, इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अभी ऑलरेडी एक चंक में 5 to 6 में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कुछ रैशनलाइजेशन, यानी कि जो खर्चे बचाए गए, जो कुछ बचत की गई, ख़ासकर प्राइवेटाइजेशन कमीशन को एसओईज़ के हवाले से जो गवर्नमेंट ने 24 एसओईज़ हैंड ओवर कर दी गई हैं, और यकीनन हम नेक्स्ट ईयर में देखेंगे कि उसके बारे में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपने एड्रेस के अंदर बताया कि वाज़ेह तौर पे नेक्स्ट ईयर यकीनन कुछ ना कुछ इस पे काम होगा। पब्लिक फाइनेंसिंग के हवाले से बात करें या डेट सर्विसिंग के हवाले से, तो यहाँ पर भी चेंजेस आए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं तकरीबन जो एसओईज़ का एक ब्लीडिंग है 800 बिलियन टू ट्रिलियन तक जो है ये चला जाती है इसकी कॉस्ट, और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कहीं भी यूज़ हो सकती है, जिससे कॉस्ट भी बचानी है, जैसे डेट सर्विसिंग के लिए बहुत इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये जो एक एसओईज़ का मरहला है इसमें ज़रूर जो है वो कुछ होना है, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए 24 जो एसओईज़ प्राइवेटाइजेशन कमीशन को दी हैं, यकीनन इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से बताया, पेंशन रिफॉर्म्स किए गए हैं, लीकेजेस रोकनी है, जितनी लीकेजेस हो रही हैं, जितनी ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं उनको रोकना है। राइट साइजिंग के हवाले से इनिशिएटिव्स लिए गए, राइट साइजिंग ऑफ कोर्स होनी है। खासकर हम देख रहे हैं कुछ, अगर एक्सटर्नल सेक्टर्स के हवाले से बात की जाए, जुलाई टू अप्रैल हमारे पास 25 इस बार जो हमने देखे कि नंबर्स हमारे पास आए हैं, उसमें बहुत सारे ट्विन डेफिसिट्स थे, कुछ कंट्रोल किए गए, बहुत सारी चीज़ें थी जो इस ईयर के लिए, ख़ासकर हम थोड़ा सा करंट अकाउंट के हवाले से स्पेसिफिकली बताएं तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहने की आदत हो गई थी, जो इस साल करंट अकाउंट सरप्लस में तब्दील हुआ, और अब जो 2025 है और 2026 ये जो बजट आ रहा है इसके अंदर ये ही एक्सपेक्टेशन है कि करंट अकाउंट सरप्लस ही रहेगा। और रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से बात की जाए तो $10 बिलियन के ऑलरेडी हमारे पास जो अमाउंट है वो हो चुकी है। 8,14,000 अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। इंपोर्ट के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि इंपोर्ट में थोड़ा इजाफा देखा गया। ऑफ कोर्स इंपोर्ट का बिल देना पड़ता है, इजाफा इज़ नॉट गुड, बट रॉ मटेरियल में इजाफा देखा गया, मशीनरी में इजाफा देखा गया, ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा देखा गया। इट मीन्स कि आपके पास जो चीज़ें जिनके अंदर इजाफा हुआ है वो यहाँ पे कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, यानी कि मशीनरी का मतलब है यहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब है आपके गुड्स ट्रांसफ़र में इजाफा होगा। एक्सपोर्ट के अंदर देखें तो आईटी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई, $3.1 बिलियन से अबव का एक्सपोर्ट इस बार आईटी सेक्टर के अंदर देखा गया, जो कि पिछले साल से अब तक कंपैरेटिव लगाया जाए तो 7% का इजाफा देखा गया है। साथ साथ एनर्जी रिफॉर्म्स किए गए, एनर्जी रिफॉर्म्स इज़ वेरी गुड, काफ़ी रिकवरी रिमार्केबल है। हमने देखा कि रेजिडेंशियल यूनिट्स में कमी की गई, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से यूनिट्स में कमी की गई, ये टैरिफ्स कम किए गए, और हम देख रहे हैं कि न्यू बोर्ड्स बनाए गए इन द टर्म्स ऑफ डिस्कोज। अगर हम देखें कि डिस्कोज की जो एक ख़ासकर उसकी एक जो एक प्राइवेट सेक्टर इनकी गवर्नेंस बेटर करता है, तो इनके हवाले से काम किया गया, विच इज़ वेरी रिमार्केबल कि हम देख रहे हैं इस साल बेहतरीन हमारे पास इनिशिएटिव्स लिए गए। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ वेरी गुड गेस्ट इन स्टूडियो, 2 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों को खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है सुहेल अल्ताफ़ साहब ने, आप ग्रुप लीडर हैं आरसीसीआई के, उनको वेलकम करेंगे। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। एंड डॉक्टर खालिद वलीद साहब इज़ हेयर ऑल्सो, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। राजा कामरान साहब भी हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद होंगे, उनको भी वेलकम करेंगे हम अब से कुछ देर बाद। तो मैं सबसे पहले सुहेल साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, इकोनॉमिक सर्वे देखा है आपने, कुछ अगर थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम पॉइंट आउट करें, क्योंकि काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं कवर अप करें, लेकिन इट टेक्स टाइम, तो क्या पॉइंट आप रेस करना चाहेंगे? अच्छा देखें, ये फिगर्स तो अब आए हैं ना, बट एक्सपेक्टेड थे। अच्छी चीज़ें जो हुई हैं उनमें एक तो जो मार्कअप रेट केम डाउन, तो ये पता था, सबको पता था कि 11% पे आ गया है। हमारी जो करेंसी है वो मोर और लेस रिमेन स्टेबल, सो ये भी एक पॉजिटिव था। देन आवर स्टॉक एक्सचेंज वाज बूमिंग 52% अबव, तो ये पॉजिटिव चीज़ें तो नज़र आ रही थी, तो उससे
ये फिगर्स जो आए हैं बल्कि उसमें बाकी सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये यहाँ से हमें आगे चलना है, देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम्स कहाँ हुई हैं हमें। देखें एग्रीकल्चर पे हमें वी नीड टू फोकस ऑन दैट, इट्स ए और बल्कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे भी काम करने की ज़रूरत है। और ये एग्रीकल्चर में अगर इस किस्म की सूरत हो तो इट शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द कंट्री। अगर जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारी जा सकती हैं अगर हमें नेक्स्ट ईयर इंपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो हमारा कम हो और हमें इंपोर्ट करना पड़े तो हमारी सारी इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो वी नीड टू फोकस ऑन वीट, राइस एंड ये राइस तो हमारी बम्पर क्रॉप ऑलरेडी हो चुकी है इस साल। हमें ये अपनी एग्रीकल्चर को हमें भूलना नहीं चाहिए, फोकस करना चाहिए। फिर आपने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, आई थिंक उसमें बहुत अहम रोल जो प्ले करते हैं वो हमारे पाकिस्तानीज़ लिविंग अब्रॉड, रिकॉर्ड रेमिटेंस आई है, दे आर आवर हीरोज़, वो लाइफ लाइन पाकिस्तान को दे रहे हैं। एक्सपोर्ट पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और गुड टू नो कि IT हैज़ स्टार्टेड गिविंग गुड रिजल्ट्स, लेकिन वी नीड टू फोकस मच मोर ऑन आर एक्सपोर्ट्स के लिए। अब फिर हम देखें ना, हमें आर सर्वाइवल जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक तो अच्छा मौका है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी ये इंडिया के अगेंस्ट जो है, और एक कौम में भी बड़ा ऑप्टिमिज़म है, स्पेशली पाकिस्तानीज़ लिविंग अब्रॉड एंड ऑल्सो डिफरेंट कंट्रीज़ आर आइंग पाकिस्तान डिफरेंटली नाउ। जो पाकिस्तान को डिफरेंट तरीके से सोचते थे, आज मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए तो ख़ास तौर पे इससे बेहतर और मुल्क तो हो नहीं सकता जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करें। अ कंट्री विद 240+ मिलियन पीपल एक बहुत बड़ी मार्केट होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। लेकिन शायद वो एक जो इंडिया ने एक यूफोरिया क्रिएट किया हुआ था इन द वर्ल्ड के हम सबसे बड़ी इकॉनमी है, सबसे बड़ी मार्केट है, तो पाकिस्तान को बहुत अंडर प्ले किया जाता था। तो अल्लाह का शुक्र है उस हवाले से, तो उस हवाले से भी आई थिंक एक बड़ा पोटेंशियल है डिफेंस इंडस्ट्री में भी। हमने जो करके दिखाया है उसके बाद पाकिस्तान इज़ बीइंग व्यूड बाय होल ऑफ द वर्ल्ड इन एक डिफरेंट तरीके से उसको व्यू कर रहे हैं। यानी आप फ्रेंच प्रोडक्ट को जब गिरा देते हैं तो उसके बाद दुनिया आपको डिफरेंट तरीके से देखती है। डिफेंस प्रोडक्शन देखें या IT देखें, दोनों ही सेक्टर हमारे जी मैंने कहा ना, आप एक तो देखें इन्वेस्टमेंट के लिए ये बड़ा है कि फील गुड फैक्टर होना चाहिए। तो एक फील गुड फैक्टर जो है वो क्रिएट हुआ है दुनिया में, पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच जो है हर तरफ है। अमेरिका एक वक्त था कि हम कहते थे कि विल ट्रम्प टॉक अबाउट पाकिस्तान, अब एवरी डे ही इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। सो एक फील गुड फैक्टर है, बट हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। मैं ये समझता हूँ कि हमारी तमाम तवज्जो जो है ऑल आइज ऑन बजट टुमारो, और मैं ये समझता हूँ कि कैबिनेट के लिए बड़ा ये इम्तहान होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लास्ट मिनट चेंज हो जाती हैं, एंड दे आर मिनिस्टर्स जो ग्राउंड रियलिटीज़ को भी समझते हैं। इस वक्त फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम इंडस्ट्री जो है उसको चलाएं। जो नेगेटिव्स हैं हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी मार्कअप रेट जो है इट हैज़ टू कम डाउन अ बिट फर्दर डाउन, उसको नीचे आने की ज़रूरत है। लेकिन आपने कुछ इंसेंटिव्स ऐसे देने की ज़रूरत है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाने की ज़रूरत है, ताकि आप एक्सपोर्ट सरप्लस तो प्रोड्यूस कर सके। इंडस्ट्री जो है वो बंद है वो चल पड़े,
और लोगों में ये हो, देखें आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो सेड टुडे, हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर तब आएगा जब लोकल इन्वेस्टर जो है वो मोबिलाइज होगा जी। तो अब लोकल इन्वेस्टर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है एंड देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद कौम को खुशी तब होगी कि कल के बजट में उन्हें नज़र आए कि अब हमारी डायरेक्शन ठीक हो गई है। जी। जो जिस एरिया जो एरियाज़ हैं जिन्होंने ठीक परफॉर्म नहीं किया वो आइडेंटिफाइड है, अब उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर पे एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि ये हमारे लिए, इस मुल्क के लिए जिसकी आबादी 240 मिलियन है, एग्रीकल्चर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। तो अब इस दफ़ा शायद जो फार्मर है वो इतना ज़्यादा उसको कंपनसेट नहीं हुआ, तो डिप्रेशन में है और कॉस्ट ऑफ जो हमारी ये जो खाद है उसकी भी बहुत ज़्यादा प्राइस है, यू नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फार्मर बढ़ गई है। फार्मर तो आई थिंक उसको देखने की ज़रूरत है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको नहीं वो मिला जो मिलना चाहिए था। तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। तो इंडस्ट्री अगर लगेगी, देखें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे फोकस करने की ज़रूरत है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वही सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन जो करती है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज करती है। अभी हम जो सुन रहे हैं जो कि ऑटोज़ में शायद इस दफ़ा तो अच्छी परफॉर्मेंस है 46%, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगी बिकॉज वी आर हेयरिंग कि रिकंडीशन गाड़ियाँ 5 साल पुरानी भी अलाउ करने लगे हैं। तो अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर लोकल जो आपकी प्रोडक्शन है उस पे फ़र्क पड़ेगा। और फिर इसके साथ भी यू नो ऑटो इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी मदर इंडस्ट्री बिकॉज इसके साथ बहुत सारी वेंडर इंडस्ट्री जो है वो अटैच होती है। तो वी नीड टू सी, मैंने कहा ना बजट। हाँ, थोड़ा सा पॉज करूंगी मैं, डॉक्टर वलीद साहब से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, बहुत सारे इन्होंने पॉइंट रेस किए हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत मैटर करती है। सेकंड थिंग LSM कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद अपने एड्रेस में कह चुके हैं। थर्डली इन्होंने ऑटो सेक्टर के हवाले से बात की है। समटाइम्स कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो लेना पड़ते हैं नॉट फॉर द पॉपुलैरिटी, पता नहीं सोहेल साहब एग्री करेंगे या नहीं, नॉट फॉर द पॉपुलैरिटी बट वो एक सर्कमस्टांसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अभी अगर ऑटो सेक्टर जो इन्होंने कहा कि अगर दोबारा से गाड़ियां जो है वो अलाउ की जाएंगी और पुरानी गाड़ियां, जिसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा कि यहाँ की प्रोडक्शन पे फिर वो एक नेगेटिव डेंट करेंगी, तो क्या हमारे लिए ये ऑप्शन मौजूद होगा कि टैक्स कलेक्शन भी इससे बढ़ेगा ना, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी इसकी ज़्यादा होती है, इससे टैक्स एक बंच में एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट हो सकता है। तो इसके हवाले से भी बताइएगा। और एग्रीकल्चर में कहाँ लूप होल है कॉटन के हवाले से, क्योंकि राइस तो हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, इस बार हमने तकरीबन $4 बिलियन की एक्सपोर्ट की है राइस। जी बिल्कुल, मैं एग्रीकल्चर से स्टार्ट करता हूँ सोहेल साहब की बात को ही बिल्ड ऑन करते हुए कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको शायद हम लिंक करना थोड़ा सा भूल गए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर आपको रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है और इस तरह से प्रोवाइड करता है कि आपने जो है वो उस रॉ मटेरियल इनपुट को यूज़ करते हुए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाना है। एक छोटी सी एग्जांपल जो कि शायद एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि आपका टेक्सटाइल ग्रो किया है, टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो किया, लेकिन जो आपकी कॉटन गिनिंग है वो डिक्लाइन की है, विच मीन्स कि आप उसको इंपोर्ट करे होंगे। तो आपको इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनाने हैं कि कॉटन यहाँ ग्रो हो रहा हो और वो फिर एज आ इनपुट जो है रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्री के पास जा रहा हो, वो फिर आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है वो स्टैब्लिश होती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको एग्रीकल्चर को एज अ मार्केट लेके चलना है, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है ताकि जो मिडल मैन और आड़ती का जो रोल है वो कम हो सके। गवर्नमेंट जो है वो स्टोरेज पे काम कर रही है, इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। तो जैसे जैसे स्टोरेज फैसिलिटीज़
बढ़ती जाएंगी, किसान को वो मुयस्सर होंगी, तो किसान जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो चीज़ मार्केट में बेच सकेगा, वो फ़ायदा फिर होगा। ख़ासकर जो आपने सोहेल साहब ने बात की कि इनपुट प्राइसेस को नीचे लाना, लेकिन इनपुट के साथ साथ जो प्राइस है, प्राइस स्टेबिलिटी भी तब मिलेगी जब स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है वो मिलेंगी। तो हमें एग्रीकल्चर को भी एक एज आ इंडस्ट्री देखने की ज़रूरत है और उसको फार्मलाइज करने की भी ज़रूरत है। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखें तो इनफार्मल जो इकॉनमी है वो बड़ी ज़्यादा प्रिवेल करती है, आपका सरप्लस लेबर बड़ा प्रिवेल करता है, आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कोई अराउंड 20% है जीडीपी में, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट में शेयर है वो कोई अराउंड 40% है, विच मीन 40% लोग मिलके 20% ऑफ द जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग, जहाँ पे अगर आप एडवांस कंट्रीज़ की एग्जांपल लें तो एक एक दो दो लोग एकड़्स के फार्म्स जो हैं वो चला रहे होते हैं। तो पाकिस्तान को भी उस नहज पे आना है। एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है, उसको कहते हैं लेविस मॉडल, और लेविस मॉडल कहता है कि आप एग्रीकल्चर का जो सरप्लस लेबर है उसको आप एक पॉइंट पे लाके उसको ग्रेजुएट कराते हैं टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज़। तो पाकिस्तान को अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लेबर को थोड़ा सा ट्रेनिंग के थ्रू, थोड़ा सा स्किल बिल्डिंग के थ्रू जो है वो अब इंडस्ट्रीज़ की तरफ लेके आना, लेकिन तभी मुमकिन होगा जब आप एग्रीकल्चर को एक जो है वो इंडस्ट्री का दर्जा देंगे। एक आपका जो क्वेश्चन था ऑटो सेक्टर में, वो ये कि पाकिस्तान हमेशा, चूँकि हम इकोनॉमिक टर्माइल में हैं तो फिस्ट फाइटिंग मोड में रहते हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग जो है वो ज़्यादा होती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग ये जो ऑटो का सेक्टर है, 3 इयर्स के अंदर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल और एक ग्रेजुअल ग्रोथ देख रहे हैं। हम ऐसा नहीं देख रहे कि शार्प ग्रोथ एंड बूम एंड बस्ट। या जब भी तो ये वाला डिसीजन आया कि आपने ऑटो इंडस्ट्री को खोलना है और उसमें आप कंपटीशन लेके आएंगे। जैसे जैसे कंपटीशन आता जाएगा वो प्रोड्यूसर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और वो जो है कंज्यूमर्स के लिए भी होगा। एक और चीज़ समझने वाली है कि अब ऑटो इंडस्ट्री की जो डायमेंशंस हैं वो इंटायरली चेंज हो रही हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आपकी जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं। तो उसका भी कंपटीशन हो रही है ना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट भी तो कम हो गया है। वो भी इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया। तो अब ये जब इस तरह से कंपटीशन आएगा, कंपैटिटिव मार्केट होगी, तो उसकी एफिशिएंसीज जो हैं वो और बढ़ के सामने आती हैं। तो अब हमें थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ जाना है ताकि मार्केट्स डेवलप हो सकें, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो। आपको जो है वो एक कंपैटिटिव फ़िज़ा जो है वो बनानी होगी और प्राइवेट लेड ग्रोथ होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर लेड। हुकूमत को अपना फुटप्रिंट जो है वो कम से कम करना। राइट। इंडस्ट्री के हवाले से आपको बताते चलें कि लास्ट ईयर हमारे पास जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो हमारे पास -1.4% जो है वो ग्रोथ देखी गई थी इंडस्ट्री की, और इस बार के नंबर्स आपको हैरान कर देंगे, 4.8%। इट मीन्स के इंडस्ट्रियलाइजेशन ये एक वाकई रेवोल्यूशन ला सकता है। सोहेल साहब, इसके हवाले से क्या कहेंगे? एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से बताइए, और दूसरा ये कि सर्विसेज सेक्टर, अगर हम थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन की बात करें तो हमारे पास रेवेन्यू अच्छा हुआ, रेमिटेंसेस अच्छे हुए, और थोड़ा सा हम रेवेन्यू के अंदर हमने 30% की ग्रोथ देखी है। फाइलर्स की तादाद बढ़ गई, 6 मिलियन फाइलर्स हो गए। रिटेल के जो हजरात हैं वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए इस बार आ गए। न्यू रजिस्ट्रेशन भी हैरान कुन नंबर्स हैं, 74%। बट हमें टैक्स कलेक्ट करना है, और टैक्स कलेक्ट करने के लिए इस बार बजट के अंदर क्या चीज़ आप समझते हैं कि ये फिल फॉर हो जानी चाहिए? देखिए, मैं इस पे तो जो आज मरियम नवाज़ ने चीफ मिनिस्टर फैसला किया है, यही फैसला कल कैबिनेट को करना चाहिए। राइट। वो फैसला उन्होंने ये किया है कि मैंने टैक्स बढ़ाना नहीं है, मैंने टैक्स नेट बढ़ाना है। दिस इज व्हाट आज की खबर यही चल रही है। दिस इज व्हाट एक्चुअली यही करने की ज़रूरत है ना। अभी हमारे टैक्स रेट्स जो हैं दे आर ऑन ए वेरी हाई साइड, रीजन में सबसे ज़्यादा हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं हम, जी, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, सैलरीड क्लास के लिए, सबके लिए। और हम तो ये कह रहे हैं, अच्छी बात है, ये अब सुनने में आ रहा है कि सैलरीड क्लास के लिए टैक्स रेट कुछ कम कर रहे हैं, बट आई फील कि ये सबके अक्रॉस द बोर्ड ये कम होना चाहिए। टैक्सेस भी ज़्यादा हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ज़्यादा हैं, तो इसको कम करने के, इनकम इज इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, एंड ऑल इनकम्स भी टैक्स यू नो उनको एक ही तरह से ट्रीट करना चाहिए और उनको टैक्स करना चाहिए। और फिर टैक्स नेट बढ़ाने के लिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप बढ़ाते हैं। देखिए, इस मुल्क की साइकी को समझने की ज़रूरत है। यहाँ वो कैरेट और स्टिक दोनों, इधर स्टिक से काम ज़रा कम चलता है। अगर कुछ इंसेंटिवाइज कर दें
अब देखें डिजिटल आपने डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं एंड यू से कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो उससे आप बिल्कुल यू नो एग्जैक्ट सेल पोजीशन आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कुछ इंसेंटिव दे दें। अच्छा, इंसेंटिव भी हम कुछ ज़्यादा नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उनको कहें जी आप 5 जो POS लगाएगा वो 5 साल के लिए ऑडिट नहीं करवाएगा। तो ऑडिट तो ऑटोमेटिकली हो रहा है बिकॉज यू क्लेम के सारी उनकी सेल्स जो हैं दे आर बीइंग मॉनिटर्ड। तो ये एक और अब तो AI बेस्ड ऑडिट भी आने वाले हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो इससे अगर ज़्यादा लोग पॉइंट ऑफ सेल लगाने की तरफ राग़ब होते हैं तो इससे गुड बार्गेन ये करने की ज़रूरत है। इसी तरह नए टैक्स गुजार को आप कह दें कि यानी कि जितना कोई टैक्स देगा उसको उतना इंसेंटिफाई किया जाए करने की ज़रूरत है। देखें, नए टैक्स गुजार को आप कहें कि ओके आपको 3 साल के लिए आपका ऑडिट नहीं होगा, यू नो एक पीस ऑफ माइंड देने की जरूरत। टू थिंग्स, एक तो प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। डॉक्टर वलीद साहब आप ये बताइए कि एक तरफ अगर आप टैक्स पेयर को इंसेंटिफाई करते हैं, टैक्स पेयर को आप खुश भी करते हैं कि यू आर अ टैक्स पेयर और आपने ये इतना टैक्स पे किया है तो चले आपको ये मराहत मिलती है। मराहत नहीं मिलती तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा ऐसे फैसिलिटेट किया जाए कि उसको भी फील हो, नॉट फ्रॉम कैश, उसको किसी और तरीके से फैसिलिटेशन दी जाए। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में इससे फ़ायदा होगा सिर्फ फैसिलिटेशन से? जी बिल्कुल होगा। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ टैक्स फाइलिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टैक्स फाइलर हूँ और मैं टैक्स देता हूँ और मुझे साथ में ये भी नज़र आता है कि वो बंदा जो टैक्स नहीं देता वो भी सेम सहूलतें जो है वो ले रहा है, तो फिर तो मेरे लिए जो है वो एक डिसइंसेंटिव क्रिएट हो गया। तो अब आप अगर थोड़ा सा कैरेट एंड स्टिक दोनों को लेके आते हैं और उनको पेनलाइज करते हैं और टैक्स फाइलर्स को जो है वो इंसेंटिवाइज करते हैं तो आप जो है वो इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स नेट में आएंगे। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इधर कि जो टैक्स रेवेन्यू का पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, उसकी रिसाइकलिंग कैसे हो रही है। तो अगर टैक्स पेयर को ये भी नज़र आता है कि वो एफिशिएंटली खर्च हो रहा है तब भी आपका जो टैक्स फाइलर होने का इंसेंटिव है वो बढ़ता है। और तीसरी चीज़ आपकी इनफॉर्मल इकॉनमी के साथ लिंक्ड है। आपकी काफ़ी सारी इकॉनमी सिग्निफिकेंट पोर्शन अभी भी इनफॉर्मल है, डिजिटाइज नहीं है। जितना ज़्यादा आप उसको डिजिटाइज करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक रूमर में फ्लोट कर रहा था कि अगर आप पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो अब इस तरह से तय हो रही होंगी कि अगर आप कार्ड से पे करते हैं, POS के थ्रू करते हैं तो वो प्राइस थोड़ी कम होगी, वैसे ज़्यादा होगी, तो उसका रूरल इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या पैरेलल चल रही है, क्या हम फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं उन लोगों को भी। तो शायद फॉर्मल इकॉनमी के साथ साथ हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ भी जाना होगा। चौथी चीज़ मुझे याद आ रही है, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारे एक टीचर थे आतिफ अली जाफरी साहब, वो उनका खासा ये था कि वो इकॉनमी को बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाते थे। तो वो बताते थे कि सोने की एक अंडे देने वाली मुर्गी है, तो आपकी पे डिपेंड करता है क्या उससे अंडे एक आप रेगुलर टाइम के बाद लेते जाते हैं या एकदम से आप उसको जो है वो कर लेते हैं। तो आपका जो मिडिल इनकम क्लास है वो भी एक सोने की मुर्गी है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि मुर्गी मर ना जाए, तो उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वो बेयर कर सकते हैं ताकि वो प्रो ग्रोथ हो और इक्विटी के साथ चल सके। चलें जी, गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की और ख़ासकर अब टैक्सेशन के मरहले को डिस्कस करना भी ज़रूरी है। मैं टैक्सेशन के हवाले से भी पूछना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वलीद साहब एंड सुहेल साहब, तो उनसे ही बात करूँगी मज़ीद। मैं सुहेल साहब आपसे टैक्सेस के हवाले से पूछ रही थी, फेसलेस असेसमेंट सिस्टम, AI ऑडिट्स और इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, यानी कि प्रोडक्ट ट्रैकिंग के हवाले से बात करें या ट्रेडिशनल इन्वॉइसेस जो कि हमेशा से होती आई हैं, अंडर इन्वॉइसिंग कर देना, किसी तरीके से बचा लेना कॉस्ट, क्या होगा इस बार? अच्छा देखें, ये बड़ी अच्छी बात है, फेसलेस सिस्टम आया है, लेकिन कोई भी सिस्टम आता है तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से चलाने की भी ज़रूरत होती है ना। अब उसमें इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट पे सामान आ गया, अब वो इन्वॉइसेस जा रही हैं कराची,
जी असेसमेंट के लिए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि वो कह रहे हैं जी 10 से 12 दिन 15 दिन जो है जी। उसमें लग रहे हैं और डैमरेज जो है वो पड़ रहा है। आई डोंट नो वेदर इट हैज़ रीच द ईयर्स ऑफ FBR और नॉट। तो चीज़ों को बेहतर करने की लेकिन ये उस ज़रूरत है। वक्त था ना जब आपकी ये LCs अभी की वगैरह था। ये अभी की मैं अभी बात की कर है, रहा हूँ ओके। फेसलेस के बाद, क्योंकि वो इन्होंने सिस्टम ये किया है कि फेसलेस में पता ही ना हो कि कौन असेस हाँ, कर रहा है। राइट। तो अगर इट मींस कि यहाँ जो आपके ऑफिसर्स हैं उन पे FBR का कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कराची जा रहे हैं, तो यहाँ ही आप एक सेल बना दें जो इधर ही उनकी असेसमेंट करे, जहाँ उनका reforms कांटेक्ट होते ना हैं, हो। वहाँ फिर उसके लूपहोल्स भी जी आते हैं। मैंने कहा ना ये कुछ चीज़ें हैं जिनको फिर साथ साथ देखने की और ठीक करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह मैंने आपको बताया डिजिटाइज आप कर रहे हैं तो चीज़ों को और बेहतर करें, लोगों को फील हो, आसानियाँ फील हों और उनको ये लगे कि ये इंसेंटिव है। आपने कहा ये फॉरेन जो रेमिटेंस हमारे पास आ रही है, एज आई सेड दे आर आवर हीरोज, तो उनको भी कुछ इंसेंटिव देने की ज़रूरत है कि वाई नॉट। एक ज़माने में मैंने आई सजेस्टेड कि एनीबडी रिमिटिंग $100,000 he may be given one small car, उसमें ड्यूटी कट दे दें उसको। तो $1 लाख या उसकी अमाउंट आप मतलब 2 लाख कर अमाउंट वैरी करे, हाँ। और इस तरह आपकी एक तरफ इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाएगी, दूसरी तरफ आपके पास फॉरेन रेमिटेंस आना शुरू हो जाएगी। तो ये वी नीड टू टेक सच मेजर्स जिनसे जो अब इस मुल्क के लिए, मैंने कहा ना हमारी साइकी समझने की ज़रूरत है। लोग जो हैं वो पैड एट द बैक चाहते हैं, थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। बिजनेस कम्युनिटी को भी आप थोड़ा एक्नॉलेज करें। और आफ्टर ऑल इतना जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब क्लेम कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो उसमें बिजनेस कम्युनिटी हैज़ प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उनको एनकरेज करें, 2 लफ्ज़ उसके इस तारीफ में भी बोल दें कि वेल डन बिजनेस कम्युनिटी। चले जो कल बोलेंगे ना वो, आज तो इकोनॉमिक सर्वे था। मैं सोहेल साहब आपको यहाँ पे पॉज करूंगी। हमारे साथ राजा कामरान साहब ओवर कॉल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस। क्या कहेंगे, आज इकोनॉमिक सर्वे आया, खासकर बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर टैक्सेशन सिस्टम का सही होना, राइट साइजिंग के हवाले से, बचत कैसे की गई पूरे साल, रिफॉर्म्स कितने आए, और साथ साथ जो हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है वो ये है कि सैलरी क्लास एंड जो टैक्सेशन बढ़ने की जो एक इंदिया था वो थोड़ा सा वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बल्कि टैक्स बेस बढ़ाने पे इस बार फोकस किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये जरा बजट से ओवरऑल मुल्क में जो मईशत की सूरत हाल इसकी अक्कासी करता है। हम इस बात को तस्लीम करके आगे बढ़ेंगे कि जी पाकिस्तान में एक माशी अदम इस्तेहकाम था, और उस माशी अदम इस्तेहकाम को जो 2021-22 से हम देख रहे थे, अब 2025 में आके बहुत हद तक हम स्टेबलाइज कर चुके हैं। उसकी बहुत बड़ी सियासी कीमत भी अदा की है मौजूदा हुकूमत ने, मगर इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत डिटरमिन रही, उसने सियासी बैशिंग और सियासी जो भी तनकीद थी वो बर्दाश्त की, अवामी रायामा उनके खिलाफ गई और उसका उन्होंने नतीजा भुगता इंतखाबात में। मगर उसके बावजूद मईशत को ठीक करने और मईशत के आदाद शुमार को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए हुकूमत ने जो सियासी कीमत अदा की, आज हम देख रहे हैं कि उसकी मईशत पे असर मुरतब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म जो कहना चाहिए एक सियासी बसीरत थी, और ये उसका आगाज था कि सियासत बाद में है, मईशत पहले है। आज के जो स्टेबलाइजेशन का दौर था बड़ी हद तक हमने अचीव किया है। मई 2023 में हमारे इन्फ्लेशन 38%, इन्फ्लेशन 40% से ज्यादा था। हम खड़े हुए हैं जून 2025 में, और इस वक्त हमारे जो है 4 पॉइंट समथिंग पर आ गया है। इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है मैं समझता हूँ दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं की है। तुर्की की मिसाल हमारे सामने है, अर्जेंटीना हमारे सामने है, अमेरिका हमारे सामने है, कनाडा हमारे सामने है। जो कनाडा में पाकिस्तानी गए हुए हैं इस वक्त कुछ इंतहाई परेशान है, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है। तो इन्फ्लेशन ने जो हिट किया हमें, वाकई उससे डिस्पोजेबल इनकम कम हुई, लोगों की आमदनी कम हुई, बेरोजगारी बढ़ी,
मगर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन का दौर है। अब हमारी जो शरह सूद 21% पर थी, अब वो 11% पर आ गई है। उसमें कमी के चांसेस मौजूद है, मगर गवर्नमेंट ओवर हीटिंग ना होने देने के लिए इकोनॉमी को उसको अभी इस वक्त 11% पे रखे हुए है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो तरक्की की शरह है वो 2.7% रही है। ये भी देखें, अगर हम चाहते तो हम इसको बहुत तेजी से अचीव कर सकते थे। अभी देखें कि डॉलर की स्टेबलाइजेशन जो है उससे अदा किया है। जो डार साहब ने 2013 से लेकर 2017 तक की जो पॉलिसी रखी थी, वही पॉलिसी अब दोबारा अपनाई गई है, जिसको मैं अपनी डायनामिक्स कहता हूँ। उससे अब देखिए कि जो मैशत में स्टेबलाइजेशन आई है वो सबसे ज्यादा है। डॉलर को आपने मुस्तहकम किया, 300 रुपए से लाकर 280 रुपए पर मुस्तहकम किया। लोग कहते हैं कि 200 रुपए से भी नीचे जा सकता है, मगर 280 रुपए पर हमने मुस्तहकम रखा हुआ है। इससे जो हमें फायदा हुआ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है, हमारी जो तेजी से जरा मुबादला के हाई डिप्लीट हो रहे थे वो हमने बढ़ाए हैं। स्टेट बैंक ने बड़े पैमाने पर जो डॉलर मार्केट से खरीदा है ताकि वो अपने रिजर्व को रख सके। पहले स्टेट बैंक के जो रिजर्व होते थे उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा कर्जों का होता था, मगर इस वक्त जो मार्केट से स्टेट बैंक ने डॉलर खरीद के अपने पास रखे हैं उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो मौजूद है इस वक्त। तो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत ने कैसी कीमत अदा करके मगर मुल्क को, मईशत को एक सही ट्रैक पे डाला है। बिजली की कीमतें देखें, 19 रुपए से लेके 70 रुपए पे गई, फिर उसको अभी कम करने के लिए इकदाम किए हैं। पहले जो थी तमाम सब्सिडीज खत्म कर दी गई है। हमारी तमाम इंडस्ट्रीज जो थी सब्सिडीज पे चल रही थी, वो सब्सिडीज को खत्म किया गया। एक बहुत बड़ा टैक्स में चोरी जो स्टेनलेस से या जिनकी ब्लैक मनी थी वो जरी जमीनें खरीदते थे, उस पर काश हो ना हो उससे जरिए आमदन दिखाते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं था। अब उसको भी प्लग कर दिया गया है जरी इनकम टैक्स लगा के। ज़राअत पर इनकम टैक्स लगाना जरूरी है ताकि ज़राअत का शोबा भी ऑर्गेनाइज हिस्से में आ सके। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बेहतरी आई है। कुछ शोबा जाते हैं जैसे ज़राअत में हम देख रहे हैं कि वीट, गंदम और चावल, इन तीन पर जरा सी हिट आई है। गंदम पे सॉरी जो कॉटन हिट आई है कि अब हमें अपने को अपने पैरों पे खड़ा होने का काबिल करना होगा। उसको कब तक हम गंदम की सपोर्ट प्राइस देकर खड़ा करते रहेंगे? हमारी 3 एकड़ पैदावार जो है गंदम की वो अफ्रीकन कंट्रीज से भी कम है या उनके बराबर है। तो हमें इसको बेहतर करना होगा, इसमें एफिशिएंसी लानी होगी। इसके लिए जो है देखें एक अलग से पैरेलल जो प्रोग्राम चल रहा है, जो पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव है, जिसको SIFC और हुकूमत मिलकर चला रही है। अब देखिए कि उससे भी असरात जो है आइंदा 2-3 साल में आना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने अपनी सियासी ये जो हिट थी उसको लेते हुए मईशत को मुस्तहकम किया है। इससे आवाम को फायदा हुआ है। आटा जो 120 रुपए 130 रुपए हो गया था, 140 रुपए तक लोगों ने खरीदा है, अब वो 80 रुपए से 75 रुपए के दरमियान आ गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम ये देखते हैं कि डिफ्लेशन नहीं आता, इन्फ्लेशन चलिए जी, राजा साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स इस बार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं सोहेल साहब आपसे ही पूछना चाहूँगी, अचीवमेंट बहुत सारी हैं, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ पे ही फोकस है। नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान्स भी अच्छे हैं। हमारे पास एक मार्केट है GCC कंट्रीज़ की, अगर ये मार्केट और हम अपनी फूड सिक्योरिटी को कर लेते हैं तो बहुत सारा जो हमारा एक ज़र मुबादला जिसे हम बोलते हैं वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें ये जैसे जो हालात हुए हैं, पाकिस्तान को आज फोकस करना चाहिए कि चाइना के साथ जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसमें गवादर पोर्ट को फुली ऑपरेशनल करने की ज़रूरत है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। इट्स वेरी गुड कि वो इज़हाक डार साहब की जो अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ इकट्ठे मीटिंग हुई एंड वो हमें जी वो हमें यही बता रहे थे कि अब वो हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इस एरिया को भी हम कवर कर लें, देन आई टेल यू ओनली कपल ऑफ वीक्स बैक we met the prime minister, the prime minister और फाइनेंस मिनिस्टर, सारे कोई 1 दर्जन मिनिस्टर्स भी उधर बैठे हुए थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर को हमने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है उससे लोगों में काफ़ी बेचैनी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं
ये ऑर्डिनेंस तो इट वाज मेंट फॉर ओनली सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स, ये Yeah. बाकियों के लिए कैसे आ गया? तो आई थिंक वो करेक्शन भी करने की ज़रूरत है, बिकॉज आम तौर पे लोग जो है बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इसकी वजह से शाय हो परेशान जाती शाय है, तो शाय बहुत हुई। ज़्यादा मुश्किल तो हो अब जाती है। इस कल हम समझते हैं कि ये करेक्शन भी जो है वो उसमें आ जानी चाहिए। एंड देन आई थिंक while we appreciate the good work that पंजाब चीफ मिनिस्टर इज़ डूइंग, उन्हें भी फोकस करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो बनाए जाएं। ख़ास तौर पे रावलपिंडी की जो रिंग रोड बन रही है उसके साथ इकोनॉमिक जोन का एक प्लान है जिस पे उस स्पीड से काम नहीं हो रहा जिस स्पीड जो चलें जी सर, जिस आपने स्पीड बोल से दिया ये प्ली, तो यकीनन ये पहुंच जाएगी। मैं डॉक्टर साहब से ही पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब खासकर वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के हवाले से सुहेल साहब ने कहा कि चाइना के साथ हमें अपने इंडस्ट्रियल जो फ़वाइद हैं उनके ऊपर अब गौर करने की ज़रूरत है। हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई है इस बार, और कल जो बजट आ रहा है तो उसके अंदर तमाम सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू जो जनरेशन है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही जिम्मेदारी आती है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि क्रेडिबिलिटी कॉन्फिडेंस में जो है वो ट्रांसलेट होती है, और जो कॉन्फिडेंस है वो कोऑर्डिनेशन में ट्रांसलेट होता है। तो हमें कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है दो रीजन्स को, मिडल ईस्ट को चाइना के साथ, और ख़ुद एक ब्रिज का रोल प्ले करना है। सोहेल साहब ने ग्वादर पोर्ट का जिक्र किया। मिडल ईस्ट का प्रॉब्लम ये है कि वो फूड इनसिक्योर है। पाकिस्तान उनको कॉर्पोरेट फार्मिंग के थ्रू फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, इसी तरह से चाइना से कनेक्ट कर सकता है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारी चीज़ में, वो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है, क्योंकि इस दफ़ा हमने IMF के साथ एक और प्रोग्राम नेगोशिएट किया, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। तो पाकिस्तान ये भी कर सकता है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड फॉसल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, तो पाकिस्तान एक कार्बन मार्केट भी डेवलप करके दे सकता है, और कार्बन क्रेडिट के थ्रू जो है वो रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है। आप अगर डेल्टा ब्लू का प्रोजेक्ट देखें जो मैंग्रोव्स को हमने रिस्टोर करके किया, उससे हमने अराउंड 40 मिलियन पर ईयर जो है वो अर्न करने का मंसूबा बनाया, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। तो इस तरह से जो कनेक्शन है, खासकर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, चाइना को थ्रू पाकिस्तान विद मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, और नए से नई इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करना, दैट वुड बी अ डाइवर्सिफिकेशन एज वेल एज़ आपका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो, और फिर उससे आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो उस तरह से होगा कि आप उसको डाइवर्सिफाई करे होंगे, बेस भी बड़ा होगा आपका, और जो आपके टैक्स पेयर हैं उन पे भी बर्डन जो है वो कम हो रहा होगा, और साथ में राइट सर, एक बस वन लाइन, कैसा बजट आ रहा है एक वर्ड में प्लीज? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है, अगर इकोनॉमिक सर्वे इतना अच्छा क्लेम कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये कल बजट में साबित होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं ये भी आपको देखें, एक टर्की के साथ भी हमें बहुत बेहतर चीज़ें करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नो इंडिया ने जो किया है उसके बाद वी शुड हैव ए डायरेक्ट फ्लाइट, और हम कंपनसेट करें टूरिज्म, हम उनका बढ़ाएं, और इकोनॉमिक रिलेशंस भी बेहतर हों अलॉन्ग विद अजरबैजान। पॉपुलिस्ट बजट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन को देख के होना चाहिए। चले, वेल थैंक यू सो मच सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, खासकर वी आर एक्सपेक्टिंग कि पॉपुलिस्ट बजट हो, ऑफ कोर्स या हो, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन बजट ऐसा होगा जिससे इंडस्ट्रीज, जिससे आम आवाम को फरोग मिले। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।